अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही है मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 15 ज़ीक़ात 1444 हिजरी, जून की 5 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। इट्स ब्राइट, सनी, ह्यूमिड इन कराची। हवा भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, सो परफेक्ट जून डेज दीज आर। एंड या एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी शहरों में भी मौसम इतना मेहरबान नहीं रहा होगा और शायद बाकी लोग भी कुछ गर्मी की शिद्दत को महसूस कर रहे होंगे। बहरहाल ज़ोएब हसन साहब की आवाज़ आपने सुनी, द कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ जरा चेहरा तो दिखाओ, एंड होप यू वुड हैव एंजॉयड दैट। और आज जरा प्रोग्राम का आगाज भी जो है वो खिलाफ मामूल मैंने काफी लेट किया। जनरली अच्छे बच्चों की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ और अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करने का जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा था कि मैं रमजान के महीने से मेरी जो साइनिंग इन टाइम है दैट हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। जिस पूरे तरीके को या उस पूरे जो तौर है उसको मैंने जारी रखा रमजान के बाद भी, लेकिन आज जो है वो काफी देर हो गई है। वैसे आज मेरे ख्याल से कहा ही जा सकता है कि ऑफिशियली समर वेकेशंस का आज पहला दिन है, एंड आई एम श्योर दैट वुड बी द केस। आई मीन उससे मेरी मुराद ये है कि आज अक्रॉस द बोर्ड ऐसा मुझे लग रहा है कि अब स्कूल्स अब बंद हो चुके हैं, बिकॉज considerably less traffic, even though I left my home late, but considerably less traffic today. आज ट्रैफिक कम थी और उसके अलावा कम ट्रैफिक होने के बाद साथ साथ जो है वो बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे नेचुरली, बिकॉज ना स्कूल की वैन्स थी ना कुछ थी। सो वाओ, एंड पेरेंट्स भी, आई एम श्योर लिस्टनरशिप भी डाउन हो गई होगी, बिकॉज ज़ाहिर है पेरेंट्स जो स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। सो ये जो समर की ये 2 महीने होते हैं, ऑनेस्टली मेरे लिए भी आधा प्रोग्राम एटलीस्ट जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग ही होता है, लेकिन खैर अब 18 समर्स इस तरह गुजार लिए हैं, ये वाला भी गुजर ही जाएगा। 7:25 इस वक्त हो चुके हैं। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, हमेशा की तरह। और क्या कहते हैं, ठीक है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मिस्री पकवान कशीरी और फतूश सलाद। मिस्री डिश कशीरी जिसमें साबुत दाल, तले प्याज, मैक्रोनी, चावल, चने की सब बुनियादी अज्जा हैं और उसे आप मुख्तलिफ फ्लेवर जैसे तंदूरी, चिकन, मटन में खा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, सुबह सुबह आपने बड़ी मजेदार मिस्री डिशेस की जो तस्वीरें हैं वो हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जावेद साहब ने खबर क्या शेयर की है, इंडिया में बहुत ही खौफनाक, इंडिया भारतीय रियासत उड़ीसा में ये बहुत ही खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है और इंडिया का इस सदी का ये बदतरीन ट्रेन हादसा जो है ये करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम में ऑफ कोर्स इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। टेक्निकल एरर आइडेंटिफाई किया है विच इज द जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम है इन ट्रेन्स का, उसको बताया गया है कि दिस इज द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड और द डेथ टोल हैज बीन रिवाइज्ड टू 275। 300 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं ओडिशा में होने वाले इस वाकये में। और इंडिया का जो ट्रेनों का सिस्टम है, जो उनका रेलवे सिस्टम है, वो दुनिया के इंटेंसिव तरीन रेलवे सिस्टम्स में से एक है। इनफैक्ट जो इंडियन रेलवे है वो इट्स द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया एज वेल, सो मेनी पीपल वर्क फॉर इट और आई थिंक कंसिडरेबल प्रोग्रेस भी इनकी रेलवे में हुई है और इनका जो सिग्नल सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रॉनिक है एंड ऑल। और पिछले सदी में यानी 1900s में आज़ादी के बाद एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट ये ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद दे वेंट थ्रू अ मेजर ओवरहॉल एंड ऑल। बट ये काफ़ी अर्से बाद एज आई सेड कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। सो वेरी सैड इंसिडेंट देयर। और आगे बढ़ते हैं जी। एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई पूरे पाकिस्तान में ये मिस्टर बीन, अबे यार छोड़ ना, रहने दें यार, इस तरह की बातें ना किया करें, लोग नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत ही पार्टिजान शो है आपका। लेकिन खैर चलें जी, आप यकीनन एफ के नियाजी साहब जो है वो कारकर्दगी से खुश नहीं है। मेरे ख्याल से आई थिंक इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कौन खुश हो सकता है, कोई भी खुश नहीं है, तो आप भी खुश नहीं है, तो इसलिए कोई हैरानी की बात इसमें जो है ना कोई है नहीं सिलसिला। मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं इलॉन मस्क की ब्रेन चिप्स को इंसानों पर आजमाने की इजाजत मिल गई,
ये तो आपका भाई पहले से ही जो है इस पे बात कर चुका. ओ हो भाई, अफसर अवान साहब नजर आ रहे हैं. ये जो साहब रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये अफसर अवान, ये हमारे जो मेरा पहला FM चैनल हुआ करता था अपना, कराची 107, वहाँ पे ये प्रोड्यूसर हुआ करते थे और ये वहाँ भी होते थे. और इनके साथ आतिफ तौकीर, इनकलाबी शायर आतिफ तौकीर, वो भी हुआ करते थे. तो काफ़ी सारे लोग जर्मनी एक साथ गए थे, 3-4 लोग. And many of them, they have managed to stay in Germany for long, must be citizens now. So brilliant, well done. Challenge great. Then what have we got? Muneeb Maqbool कहते हैं, this is a must watch. An American coach gets a job for football manager in England. टेड लासो, ये तो बड़ी मशहूर फिल्म अभी हुई थी रिसेंटली और बिल्कुल आई एम प्रीटी श्योर अच्छी मूवी भी होगी. हम अपने ऑफिशियल मूवी जो हमारे रेजिडेंट मूवी रिव्यूअर हैं रहमान खिलजी साहब, उन्होंने भी आई एम श्योर देखी होगी ये फिल्म. उन्होंने हर फिल्म देखी हुई होती है और हर फिल्म पे उनका रिव्यू भी होता है एट इंटरनेट मूवी डेटाबेस वेबसाइट पे. तो आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने टेड लासो जो है वो भी देखी होगी. फहीम अली खान कहते हैं, डियर अदील, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. द गाय इज विलिस कैरियर हु इन्वेंटेड एयर कंडीशनर फॉर अस. जी हाँ, कैरियर एक बड़ी मशहूर जो है वो आपको पता है एयर कंडीशनर्स की ब्रांड भी है. दैट ब्रांड वाज बाय दिस गाय नेम विलिस कैरियर, जिन्होंने एयर कंडीशनर जो है वो इजाद किया था. क्या कमाल इजाद है, वैसे क्या कमाल इजाद है, जबरदस्त यार. तहसीन अमजद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. वन यंग फीमेल रेडियो होस्ट इज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान. शी डजंट मिस एनी इवेंट टू बी होस्ट. Weather events are happening in Lahore, Karachi and Islamabad. Last week she hosted the Winterland opening ceremony in Lahore. अच्छा, आप RJ सोफिया अंजुम की बात कर रहे हैं. जी हाँ, शी इज वेरी एक्टिव इन द होस्टिंग सीन इन पाकिस्तान. और बहुत, अब ऐसा भी नहीं है कि जो भी इवेंट हो वो होस्ट कर रही होती हैं, बट या शी डज होस्ट अ लॉट ऑफ इवेंट्स. और या शी इज प्रीटी एक्टिव ऑन द सोशल सीन एंड गुड ऑन हर. FM 91 में होती हैं, इवनिंग ड्राइव टाइम शो कर रही होती हैं. अच्छा जी, साकिब शान कहते हैं, ये शोएब जट का फुटबॉल वाला क्या सीन है. यार असल में शोएब जट साहब जो है ना वो इस बात से बड़े नाराज हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो बेसिकली बाहर से जो पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनको बुला रहा है खिलाने के लिए यहाँ पे, रादर देन डेवलपिंग लोकल टैलेंट्स एंड ऑल. सो वो उसका एक हद तक पॉइंट दुरुस्त है, लेकिन दूसरी हद तक पॉइंट गलत भी है. सिर्फ ये कह देना कि वो उसके साथ फिर थोड़ी मेरी भी वो हो गई थी, लेकिन खैर एनीवे आई जस्ट अपोलोजाइज एंड आई पुल्ड आउट ऑफ, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. बिकॉज जब कोई बंदा दूसरी जानिब कोई सीखने को तैयार ना हो या कोई अच्छी एजुकेटेड, या जब उसका जवाब भी आया कि जी 2008 में ऐसा हुआ, ये वो फलाना, वो ठीक है भाई. वो ज़ीश रहमान एक ज़माने में आके पाकिस्तान के लिए खेला था, वो दैट रियली डिडंट मैटर अ लॉट बिकॉज हर एनीवे. सो बस वो यही बात हुई थी. उनका ये कहना है मौसूफ का कि जी ये बाहर से खिलाड़ी बुला के पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करना है ये गलत है. मैंने कहा कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो इस तरह ही कर रहे होते हैं. उनके बहुत सारे खिलाड़ी आइवरी कोस्ट हो गए और बहुत से ममालिक हैं जो सब सारन अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, उनके खिलाड़ी फ्रेंच बॉर्न होते हैं, बेल्जियन बॉर्न होते हैं, बहुत सारे और मुल्कों के होते हैं, लेकिन वो आके अपने जो पेरेंट्स का कंट्री होता है, अपने दादा का मुल्क होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, तो बस ये मेरी डिस्कशन थी. डीजे सुमेर गुड मॉर्निंग कहते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, थॉट्स अबाउट आफिया सिद्दीकी, डू यू रियली कंसिडर हर इनोसेंट. नहीं, आई थिंक पाकिस्तानीज मेरे ख्याल से मेजोरिटी के उस लेवल पे नहीं है कि मैं जाके डॉक्टर आफिया के हवाले से कुछ बात कर सकूं. सो जाहिर है क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के तमाम मामलात में हमारा जो एक जनरल रुझान होता है वो एक और तरफ का होता है. और जाहिर है हमें जो एक स्टोरी आफिया सिद्दीकी की बताई गई है वो एक मखसूस स्टोरी बताई गई है, लेकिन जाहिर है उसमें बहुत सारे सवालात हैं और इस स्टोरी ने हमेशा मुझे बड़ा परेशान किया है. बिकॉज मुझे कभी भी इसका जो एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव है इस स्टोरी का, जो कि इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड एज वेल, अब हम पढ़ना ना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन आज तक मुझे किसी ने तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए. जब मैंने 4-5 सवालात सामने रखे तो मुझे कोई तसल्ली बख्श इसका जो है ना वो जवाब मिला नहीं था. इसलिए मैं डॉक्टर आफिया के हवाले से कुछ बात नहीं करूंगा. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान कहते हैं, जियो न्यूज अरेंज द डिबेट ऑन अपकमिंग बजट. ऑल पार्टिसिपेंट्स वर वेरी रिनाउंड लाइक आरिफ हबीब एंड अली टब्बा. 2 पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज ऑल लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट पेइंग 1.3 ट्रिलियन अगेंस्ट पेंशन मस्ट कर्टेल. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं तो ये तो मेरे ख्याल से अगर जियो न्यूज ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स पे पैनल बुला के सिर्फ यही 2 बातें करवाई हैं कि यार पाकिस्तान के जो एसओईज हैं, जो ब्लीडिंग एसओईज हैं, हमें हमारा खून चूसने वाले जो ये सरकारी इदारे हैं लॉस पे चले जा रहे हैं, अगर उनको प्राइवेटाइज करना और जो पेंशन का बिल है इसको मैनेज करना, इफ दैट इज ऑल दैट द गाइस टॉक, आई एम श्योर इससे भी फहीम और भी. एक तो नंबर 1 फहीम, मुझे खुदा की कसम समझ में नहीं आ रहा, व्हाई आर यू स्टिल सिटिंग एंड ओ भाई तुम दिल का इलाज अपना दिल का
सर्जरी करवा के आ रहे हो, को खुदा का खौफ करो यार, मत देखो टीवी. लेकिन भाई को नहीं मेरे ख्याल से बात नहीं माननी, बट क्या कर सकते हैं अब यार, एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेहत के आप खुद जिम्मेदार होते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि जो पॉइंट है क्या कह रहे थे, हाँ, पेंशन बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है पेंशन पाकिस्तान का. और एक टाइम बॉम्ब, बल्कि मैं तो कहता हूँ टाइम बॉम्ब अब रहा भी नहीं है, ये फट पड़ा है, ये इट्स नो मोर अ टाइम बॉम्ब नाउ. सो अगर यही सब बातें तो डिस्कस हुई हैं तो फिर तो यार इतना बड़ा ये तो भाई मुझे बुला लेते यार, ये 2 बातें तो मैं भी कर लेता, बस 3-4 और बातें मैं कर लेता. लेकिन बहरहाल चलें जी, मेरा ये ख्याल है दोनों बिल्कुल फहीम, बिल्कुल सही बातें हुई हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हुई हैं. जो भी हुकूमत आएगी उसको यही काम करने पड़ेंगे. लेकिन वो कहते हैं ना, हु इज गोइंग टू बेल द कैट. बाय द वे, एज फार एज द पेंशन इज कंसर्न, केपी गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनके वजीर खजाना तैमूर झगड़ा, इन्होंने पेंशन के हवाले से बहुत जबरदस्त रिफॉर्म ये लेकर आए थे. एंड यू रियली विश दैट दिस रिफॉर्म हैड बीन इम्प्लीमेंटेड एट ऑल प्रोविंशियल लेवल्स. बट बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:40 सनराइज शो, दिल की आवाज. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अपने दोस्त पीर जहीर साहब को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं. उनकी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है, सीक्रेट कॉज अंदरी राज. और गुड लक फॉर दैट मूवी सर. बलोची सिनेमा, या आई थिंक पाकिस्तान में एक बहुत ही नीश सिनेमा है और बहुत ज्यादा बलोची मूवीज जो हैं वो रिलीज नहीं होती हैं जो बलोची जबान में बनाई जाती हैं. लेकिन गुड लक सर, गुड लक. अल्लाह ताला आगे भी आप लोगों के लिए जो है वो इसमें रास्ते खोले और आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी कामयाबी हासिल करें. इसके अलावा आप कहते हैं, यस्टरडे आई वॉच्ड एन ओल्ड पाकिस्तानी मूवी कुबड़ा आशिक. वाह, रंगीला एंड निशो परफॉर्मेंस वाज वंडरफुल. व्हाट अ मूवी, जबरदस्त. वाह जी, रंगीला साहब ने कुछ बड़ी कमाल फिल्में बनाई थी. कुबड़ा आशिक वाज वन ऑफ दोस्त, बड़े मुख्तलिफ मौजूआत के. एक और उनकी फिल्म आई थी इंसान और गधा, अगर आपको याद हो, उसकी तो मेरे ख्याल से इंडिया में कॉपी भी जो है वो कोई बनी थी. लेकिन कमाल है जी. पीर जहीर साहब कहते हैं योर यूट्यूब शो इज वेरी गुड. येलो कलर बैकग्राउंड, अयान परफॉर्मेंस एज एन इंजीनियर. बाबू आपने देखा होगा भाई, हम आपके हमेशा साथ हैं, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर. थैंक यू सो मच पीर साहब, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आप हर वक्त साथ हैं सर. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड to be surrounded by people like yourself. Thank you so much. इसके अलावा जाहिदा शाहीन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, भावलपुर में फिर बादलों और हवाओं के साथ खुशगवार मॉर्निंग. कमाल है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंजॉय करें जी. डॉक्टर शैला कहती हैं, हाउ वाज योर गेट टुगेदर एट विंटरलैंड. लाहौर में भी विंटरलैंड इनॉग्रेट हुआ है. इट्स विंटरलैंड एक्चुअली, नॉट विंटर वंडरलैंड. इनॉग्रेट हुआ है, ओके, कब्जा कॉलोनी में, बिल्कुल लाहौरी कब्जा कॉलोनी में. लेकिन हमारा प्लान अच्छा गया जी माशाल्लाह, और काफी सारी फैमिलीज वहां पर मौजूद थी. एंड लॉट्स ऑफ फैमिलीज दैट आई मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके आप लोगों से. नेचुरली देयर वर अ लॉट ऑफ पुल आउट्स, जो कि हमारे आमतौर से पाकिस्तानी टिपिकल चीज होती है. इतना उनको बोला था, खुदा के लिए अगर कमिट कर रहे हो तो फिर अगर नहीं आना, नो इश्यूज एट ऑल, जस्ट टेक योर नेम आउट ऑफ द लिस्ट. लेकिन लोग सीक्रेट मैसेज कर रहे हैं अजीज आपको बताने के लिए कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, ये मसला तो वो मसला. अरे भाई ग्रुप में डाल दो, अपना नाम निकाल लो. लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें. लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत मजा आया जी. आई थिंक इट वाज सैटरडे मॉर्निंग वेल स्पेंट एंड वेरी गुड प्लेस विदाउट डाउट. उसमें उन्होंने काफी इनोवेशंस पहले के मुकाबले में लेकर आए हैं. एंड आई कुड सी एवरीवन वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम फॉर श्योर. सो या डॉक्टर साहब, इट वेंट वेरी गुड. सलीम लासी साहब कहते हैं, वी आर सो हेडिंग टुवर्ड्स अ पॉपुलिस्ट बजट टू गेन वोट्स एंड देन फ्यू मंथ्स डाउन द रोड गोइंग बैक टू IMF एंड रिवर्टिंग द पॉपुलिस्ट एग्जेम्पशन एंड ट्राइंग फूलिंग अस दैट इट्स IMF नॉट अस. ये बिल्कुल आई मीन एक कौम का जो है ये हमारे हुक्मरानों का एक मिजाज बन गया है कि पॉपुलर डिसीजन लेना इलेक्शन पे जाने से पहले. और यही तो वजह है कि पाकिस्तान में फिर इलेक्शन के फौरन बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो IMF के पास जाए. और मैं आप लोगों को अभी से ये वार्न कर रहा हूँ कि IMF जो आपको अब प्रोग्राम, अगर देखिए अब तो जो लग रहा है वो यही है कि जी लाने की फिर ज़ाहिर है इन्हीं की चांसेस हैं और तैयारी है. पहले तो हमें उम्मीद थी अब से शायद 2-1.5 महीने पहले कि नहीं, इलेक्शन अगर ईमानदारी से हो गए तो हमें पता था कौन इलेक्शन जीत रहा है. आज भी यही उम्मीद है, लेकिन खैर काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी भी मिल गई चीज़ों के हवाले से. आज हम अगर IMF के पास जाएंगे ना तो फिर ये बात याद रखिएगा कि IMF, क्योंकि पाकिस्तान एक नाकाम IMF प्रोग्राम के बाद अब दोबारा उनके पास जाएगा. सो IMF की जो शराइत होंगी और जो उनकी कंडीशंस होंगी, ये अब डार साहब होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता ये बात. लेकिन जो भी होगा उसके लिए जैसे कहना चाहिए कि एक कांटों की सेज जो है वो बिछाकर जा रहे हैं.
और बड़े ख़तरनाक और खौफनाक हालात जो हैं आने वाले हो सकते हैं. लेकिन फिर भी जी ऐसे लोग हैं जो अभी भी जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों को. शहजाद नियाज़ साहब सलाम वालेकुम अस्सलाम. आपको मुनव्वर अली कहते हैं भाई अगर तनख्वाह को सोने की कीमतों के हिसाब से कर दें तो तनख्वाहदार तबके का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए. अगर करेंसी सोने के हिसाब से छपती है तो तनख्वाह भी सोने के हिसाब से कर दी जाए. अच्छा, करेंसी सोने के हिसाब से किसने कहा आपको छपती है? ऐसा कुछ भी नहीं है सिलसिला. जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि जो आपकी करेंसी है वो सोने के साथ पैक्ड है, इसको ब्रेटन वुड सिस्टम कहा जाता है. और अमेरिका ने अपने आप को इस ब्रेटन वुड सिस्टम से 1971 में अलग कर लिया था. और जब अमेरिका ने अलग किया तो दुनिया की बाकी सारी करेंसीज भी जो हैं वो इसके साथ अलग हो गई थी. तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा. आपकी कोई जो करेंसी है वो डॉलर के साथ गोल्ड के साथ पैक्ड नहीं है. और अगर आपने गोल्ड के साथ इसको पैग जो है वो अब आपकी करेंसी बेसिकली फ्री फ्लोट पे है. वो पूरी आपके मुल्क की रेपुटेशन के ऊपर, इसको फिएट करेंसी कहा जाता है. ये पूरी की पूरी आपके मुल्क की जो रेपुटेशन है, उसकी जो माशी कारकर्दगी है और उस पर उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है. और एक और इसमें क्या पॉइंट जहन में आ रहा था, और आपने कहा कि जी तनख्वाह भी अगर सोने के हिसाब से कर दिया जाए. अगर तनख्वाहें सोने के हिसाब से करनी है तो फिर आप कीमतें भी जो कंपनी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है वो भी फिर आप सोने के हिसाब से कर दें. तो ये आपने एक बड़ी मुश्किल सी एक बात जो है ना यहाँ पे बता दी है. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं द सन ऑफ हिटलर्स नेफ्यू ऑल अग्रीड दैट दे वुड नेवर मैरी और हैव चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू किल हिटलर्स ब्लड लाइन. अच्छा, ये मुझे कभी नहीं पता चली बात, पहली बार सुनी है मैंने ये बात यार. ये भी गलत है वैसे. And well, Mehnaz Naveed is back in Karachi. That is great, and I hope your visit to Germany was very good. इसके अलावा उमर कहते हैं जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत जिंदगी भर की उनको पेंशन बंद करो और दूसरी तरफ BISP चलाओ. कुछ ठीक नहीं लगता यार. नहीं, मेरा किसने कहा है पेंशन बंद करो? Who has said that cut down pension? लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों ने मुल्क की खिदमतें की हैं. अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की खिदमत क्या कोई सरकारी मुलाजिम ही कर रहा होता है? ये जो बेचारे प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन होते हैं क्या ये मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे होते हैं? पहला पॉइंट तो ये आता है. तो उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? फिर यहाँ पेंशन क्यों मिलती है? आपको पता है ना, बहुत सारे रिटायर्ड टीचर्स होते हैं जिनकी पेंशन लाखों में होती है. नाउ दे आर नॉट इवन वर्किंग बट दे आर पेड hundreds and thousands, इनफैक्ट over $1 million more than that every year. और ये एक बंदे की बात हो रही है. तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई इट टू thousands and hundreds and thousands, लाखों लोगों में अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट hundreds of billions of dollars, billions of dollars में हमारे यहाँ जो है ना वो इस वक्त पेंशन का जो है हमारा बिल है. मैं डॉलर्स में बोल रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा. तो आप सोच सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली, ये किसने कहा कि पेंशन बंद कर दो? दुनिया भर में जरा पेंशन के निजाम तो स्टडी कीजिए ना, क्या होते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है जी, पेंशन हमारे बजट का हिस्सा हम पेंशन में लगा देते हैं. बट ऐसा दुनिया भर में नहीं होता. दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की तहजीब ममालिक की बात कर रहा हूँ, उसे कहा जाता है फंडेड पेंशंस. आप अपनी पेंशन को फंड करें. द डे एन एम्प्लॉई बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सरकारी इदारा, अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स दैट फंड, जिससे इवेंचुअली 30-35 साल बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन जो है वो फंड हो रही होगी. तो ये उमर पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, फिर उसके बाद अगर हम डिस्कशन करेंगे ना तो जैसे कहते हैं कि हमें ज्यादा मजा आएगा ये पढ़ने में. ठीक हो गया जी, चलें. क्या सीन है जी? मिस्टर लेमैन कहते हैं सर, आई वोटेड फॉर PTI इन प्रीवियस इलेक्शन टू गेट रिड ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बट नाउ आई रियलाइज दैट इमरान खान इज आल्सो अ करप्ट लायर. प्रूफ इज व्हाई इमरान खान हैज नॉट सूड द टेलीग्राफ. इमरान खान टेलीग्राफ को कर दें, सू कर दें भाई. Mr. Imran, long tussle with Pakistan government and military leadership increasingly resembles a personal duel with General Asim Munir. वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते तक दुनिया भर के जो जराइद थे उन सब में इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे थे कि एक बिकॉज ज़ाहिर है अब आप वेस्ट में अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ देखते हैं तो आपको ख्याल ये आएगा कि यार वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल. तो आपका अंदाजा होगा कि ये रुझान किस तरफ है इन आर्टिकल्स का. लेकिन पिछले हफ्ते से अचानक इन इंटरनेशनल आर्टिकल्स की टोन जो है ये बदली है. नाउ मैं नॉट सजेस्टिंग एनी फाउल प्ले और एनीथिंग हियर, लेकिन मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस तरह ये बहुत सारे और मुल्कों में पाबंदियां लगाने को तैयार हैं ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान के हवाले से स्टैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो चीजों का नजर आ रहा है. बहरहाल जी, फूड फॉर थॉट फॉर मेनी ऑफ अस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, 7 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंची है. बुरहान कहते हैं जून में इतना अच्छा मौसम है, शुक्रिया किसका करना है भाई? अल्लाह ताला का शुक्रिया करें और किसका शुक्रिया हम करेंगे. सो या आई मीन इट्स बिन ब्यूटीफुल फॉर शो, नो डाउट. और ये गाना भी बड़ा खूबसूरत है. और बाजी का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से, कहती हैं वाह वाह क्या सॉन्ग है, वाह वाकई क्या सॉन्ग है. रहमान खिलजी साहब भी कहते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक. इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू. यस इंडीड. आई मीन नींद आती नहीं तो जाहिर है ये वो गाने होते हैं ना जो यूनिवर्सली फेवरेट गाने होते हैं, सबको पसंद होते हैं. तो 7:55 भी हो चुके हैं. अब मैसेजेस पे यहाँ पे जरा जो है ना वो हम लगाते हैं ब्रेक. अब 8:15 के बाद इंशाल्लाह जो बाकी मैसेजेस हैं वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. आप भी अगर अपना मैसेज करना चाहें तो फिर #sunrise with अदील पे आप करेंगी मैसेज. सो वी हैव गॉट अराउंड 3.5 मिनट्स आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर जरा नजर डालते हैं. क्या खबर है जी? नैब साबिक वफाकी काबीना के 22 अरकान के खिलाफ तहकीकात. 190 मिलियन पाउंड केस में शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, शीरी मजारी, खालिद मकबूल के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया. और बाकी लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं जी जो कि उस वक्त कैबिनेट में हुआ करते थे, जो कि अब ज़ाहिर है आपको पता है कि इमरान खान के काफ़ी कट्टर मुखालफीन में से हैं, जिसमें फैसल वावडा का भी नाम है, खुसरो बख्तियार भी इसमें शामिल हैं, डॉक्टर फरोग नसीम भी एक चीज़ हुआ करते थे अगर आपको याद हो एक ज़माने में, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. सो चलें जी. चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर के खिलाफ इख्तियारात गलत इस्तेमाल की भी तहकीकात जारी. जनवरी 2018 से 23 के दौरान खरीदे जाने वाली गाड़ियों की तफसीलात जो है वो भी तलब कर ली गई है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? माशी माहिरीन का ये कहना है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा, IMF ना गए तो डिफॉल्ट यकीनी, मिफ्ता का ये कहना है. अली टब्बा ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर गुजारा नहीं. ठीक है जी. शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग का तबादला, 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 दहशतगर्द हलाक भी हुए. सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले जो हमारे फौजी हैं उनमें से एक का ताल्लुक खुशाब और दूसरे का DI खान से है. ये वाकया जो हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में ये हुआ है. अच्छा जी. मियां अजहर और साबिक वजीर अफजल चंद गिरफ्तार और रिहा. मेरे वालिद को CIA स्टेशन ले जाकर 1 घंटा फोन की तलाशी ली, ये कहना है हमार अजहर का. नदीम अफजल चंद के वालिद को CIA मंडी बहाउद्दीन ने हिरासत में लिया. ये नदीम अफजल चंद तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी में वापस आ गए थे. ये क्यों ज़ेरे आताब आ रहे हैं? ये भी एक है दिलचस्प बात. जरदारी साहब की तस्वीर आई हुई है जी. सुना है आज हमारे पास, मैं अभी सुबह अपने लाहौर के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि जी हमारे एक दोस्त ने तस्वीरें शेयर की हुई हैं कि लाहौर की सड़कों पर जो है वो पीपल्स पार्टी के परचम जो है वो आवेजा कर दिए गए हैं. जरदारी साहब ने डेरा डाला हुआ है लाहौर में, जहाँ पे बड़े तादाद में जो टर्न कोट पॉलिटिशियंस हैं वो जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं और अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया. जरदारी से मुलाकातें. मजीद 3 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल. लाहौर में जलसे की तैयारी. अच्छा जी. शरीक चेयरमैन से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मिले. बहुत जल्द सराइकी वसेब की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी, साबिक सदर का ये कहना है. अब मेरे ख्याल से आई थिंक सिचुएशन ऑन ग्राउंड ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का पूरा इन्हिसार जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स कहे जाते हैं उनके ऊपर है, वरना हमें ये बात पता है कि पब्लिक में तो ज़ाहिर है सिंध इज द ओनली एरिया जहाँ पे मासेस में ज़रा उनकी अंदरून सिंध में सपोर्ट है, वरना पंजाब में तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का क्या आलम है. लेकिन जरदारी साहब का कॉन्फिडेंस काफी नेक्स्ट लेवल पे, और इनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी सारे लोगों को इनसिक्योर महसूस करवा रहा है. ये इनसिक्योरिटी उनके अपने एलाइज की जानिब है कि उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज हैं उनको ये लग रहा है कि कहीं हमें इनके फेवर में डंप ना कर दिया जाए. आगे बढ़ते हैं जी. हम ख्याल अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से अपना ग्रुप बना लिया. 9 साबिक सूबाई वज़रा और 21 साबिक अरकान हमारे साथ हैं. हाशिम डोगर का ये कहना है काफ लीग के तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले हम ख्याल लोग जो हैं, काफ लीग पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत नहीं की जाएगी. मुराद रास का ये कहना है. अच्छा जी. गैर कानूनी भर्ती केस, जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद, परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल. ये वही जज है जिसके कारकुनों का रिमांड दिया. हक में बोलूं तो ठीक वरना गलत, ये जज का कहना है. अद्वियात बंद सोने भी नहीं देते, ये कहना है परवेज इलाही का.
कोशिश है कि चेयरमैन पीटीआई फौज के बारे में मौक़िफ़ बदलें, 100 मुकदमों में भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है परवेज इलाही का. अच्छा जी, KMC जमातों को उम्मीदवार ना मिलने पर 12 मखसूस नशिस्तें खाली. ओके, मखसूस नशिस्तों में 7 ख्वाजा सरा, 3 खवातीन, 1 लेबर और 1 माजूर की नशिस्त जो है वो शामिल है. और क्या खबर है जनाब, सिंध गंदम की खरीदारी का हदफ, बहरान का खदशा. लें जी, ये भी कर लो बहरान, इतने जहां बहरान है वहां पे ये बहरान भी हो जाए. लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक भी हो जाए. मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, so lots of international cricket going on. उसके हवाले से भी बात करेंगे, कुछ फुटबॉल का भी जिक्र होगा और इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं उनके बारे में भी बात होगी. अच्छा जी, कल दूसरा वनडे मैच खेला गया एट हम्बनटोटा बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान और इस मैच में जो है वो श्रीलंका ने बाआसानी कामयाबी हासिल की. याद रहे जी, पहले मैच में अफगानिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ था और उन्होंने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी. लेकिन कल के गेम में इट वाज ऑल श्रीलंका. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 323 रन बनाए एंड द हाईएस्ट रन गेटर. 323 रन विदाउट एनी सेंचुरी उन्होंने रन बनाए. सो देयर वर मेनी कंट्रीब्यूटर्स. 78 रन बनाए कौशल मेंडिस ने. इसके अलावा जो है वो एंड में काफी सारे कैमियोज देखने में आए. धनंजय डी सिल्वा, इसके अलावा दासून शाना का जो कप्तान है एंड वनिंदु हासरंगा 12 गेंदों पे 29 रन उन्होंने बनाए. और जो है वो जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 191 रन बनाकर आउट हो गई. सीरीज जो है वो ये अब 1-1 से बराबर है. ठीक है जी, आखिरी मैच इसका जो है वो वेडनेसडे खेला जाएगा यानी परसों. इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी कल यूएई के खिलाफ खेल रही थी और बासानी उन्होंने कामयाबी हासिल की. इस मैच में 7 विकेटों से यूएई को पहले रिस्ट्रिक्ट किया 202 रन पे और फिर वेस्ट इंडीज ने इस टोटल को 3 विकेटों के नुकसान पर बासानी चेज भी कर लिया. इसके अलावा इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान एक वाहिद टेस्ट मैच जो था वो भी अपने अख्ताम को पहुंच गया. दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट समर फॉर इंग्लैंड बिकॉज अभी तो आपको पता है कि 7 तारीख से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंडिया के, इंग्लैंड कहाँ से खेल रहा है, वो तो एशेस खेलना है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ऑस्ट्रेलिया खेलेगा ज़ाहिर है. इंग्लैंड के लिए जो है वो ज़ाहिर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस फाइनल के बाद मैं और क्लैरिफाई कर दूं आपको, इंग्लैंड विल बी इन एक्शन इन एशेस और जाहिर है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो ये एशेस मानी जाती है. और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर हम बात करें तो यार, अच्छा दोनों टीमों, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों देखेंगे, दोनों को इंजरी के मसाइल से इस वक्त जो है वो 2-4 हैं. ऑस्ट्रेलिया का हमको पता चला जी कि जॉश हेजलवुड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बट ही विल बी अवेलेबल फॉर द एशेस टेस्ट. तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंग्लैंड की, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को. और उनकी जगह जो नेसर हैं वो उनको टीम में शामिल किया गया है. अच्छा, ओवर द वीकेंड हमें ये भी पता चला कि डेव वार्नर जो है उन्होंने अब अपनी रिटायरमेंट के हवाले से हिंट देना शुरू कर दिया. हमें ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म पता है और हमें अंदाज़ा है कि पिछले कुछ अरसे में डेव वार्नर की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जिसके लिए वो जाने जाते थे. इन हिज लेट 30s नाउ. और वार्नर का अब सिलसिला ये कि उन्होंने कहा है कि सिडनी में जो टेस्ट खेला जाएगा, न्यू ईयर टेस्ट मैच, वो उनके करियर का आखिरी मैच होगा. इसका मतलब ये दैट अगेंस्ट पाकिस्तान डेव वार्नर जो हैं वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे होंगे. और आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों के आखिरी टेस्ट मैचेस को जनरली बहुत यादगार बना देते हैं. सो क्या डेव वार्नर को भी एक यादगार टेस्ट मैच तोहफा करने वाले हैं? That remains to be seen. और उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को तो वो खैर बात कह देंगे ही. बाय द वे, he has played more than 100 टेस्ट मैचेस नाउ, सो काफी लंबा करियर इनका जो है वो रहा है. अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है मिड ईयर में इन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, उसके बाद उनका ये कहना है कि वो ओवरऑल क्रिकेट से भी, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. फिर देखेगा ये PSL आके खेलेगा. वो PSL में हमें ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं ना, तो बहरहाल चलें. इसके अलावा इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो जैक लीश हैज बीन रूल्ड आउट विद द बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर.
which is pretty bad news for them. So yeah, let's see who comes in his place. So yeah, but yeah, imagine this World Test Championship final. It's gonna be so cool, man. Zabardast. Lords में होना है, ज़ाहिर है India would feel that they are playing at home and yeah, why not? Okay, चलें जल्दी से कुछ अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं जी. वाइटैलिटी ब्लास्ट में कल डर्बी शायर और यॉर्कशायर का मुकाबला हुआ और डर्बी की जानिब से, डर्बी आप जानते हैं इज ये वो टीम है जिससे हैदर अली जो है वो खेल रहे हैं और हैदर अली ने कल अपने जो इंग्लिश सीजन की पहली निस्फ सेंचुरी स्कोर की. 47 गेंदों पे 74 रन, 4 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे. उनकी टीम ने 166 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में जो है लेकिन उनकी टीम कुड नॉट विन द गेम. शान मसूद की टीम यॉर्कशायर जो है वो ये मैच जीत गई, बासानी जीत गई. 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने ये मैच जीता. डेविड मालान ने 57 गेंदों पे 81 रन बनाए. शान मसूद ने अपने आप को डिमोट किया और वो बैटिंग करने नहीं आए. तो या बट उनकी टीम जो है वो कामयाब रही. जमान खान कल खेल रहे थे एंड ही प्रूव टू बी प्रीटी एक्सपेंसिव. अपने 3.2 ओवर्स में जमान ने 37 रन दिए और उन पे 4 चौके और 1 छक्का जो है वो पड़ा. इसके अलावा और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करते हैं. यार कल शाहीन शाह अफरीदी ने ओए कल आपने देखा उसने जो बटलर को बोल्ड किया है, छा गया. टिपिकल शाहीन डिसमिसल, खूबसूरत यॉर्क डिलीवरी और ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्रिलियंट. जॉस अच्छा खेल रहा, जॉस बटलर का अच्छा स्टार्ट लिया था उसने, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपना आई थिंक अपने दूसरे ओवर में उनको शायद आउट किया. कल शाहीन गॉट 2 विकेट्स यस्टरडे. ही बोल्ड 3 ओवर्स, ही गेव 25 रन्स. आप जानते हैं शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं. उनका लैंकाशायर के साथ मैच था और इस मैच में शाहीन की जो टीम है उसने, नॉटिंघमशायर ने कामयाबी भी हासिल की. मुकर्ररा टोटल 140 रन का उसको उन्होंने हासिल किया 5 विकेटों के नुकसान पर. अच्छा, अगर हम पॉइंट टेबल पे नजर तो देयर आर 2 ग्रुप्स इन दैट. देयर इज अ नॉर्थ ग्रुप एंड देयर इज अ साउथ ग्रुप देयर. और उसमें वुस्टरशायर इज लीडिंग द नॉर्थ ग्रुप एंड सोमरसेट इज लीडिंग द साउथ ग्रुप देयर. ऑलराइट, चलें जी, ये हो गई बात जरा क्रिकेट के हवाले से. और कोई खबर इम्पोर्टेंट जो रह गई हो ये भी हम जरा देख लेते हैं. अखबार अभी तक मैंने उसका सहारा नहीं लिया. ओके, कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान. खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 20% इजाफे पर गौर. इफ्तिखार, साइम, उसामा, हारिस जमान से मुआहिदा किया जाएगा. फवाद आलम, यासिर शाह, हैदर, खुशदिल, आबिद, उस्मान कादिर के अखराज का खदशा. रिजवान, शाहीन, फखर, शादाब ए कैटेगरी में बरकरार रहेंगे. ऑलराइट, ठीक है. रिजवान की और बाबर की तस्वीरें आ रही हैं भाई, आपने देखा होगा. उनका मेरे ख्याल से कोर्स भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया होगा एंड हार्वर्ड में वो गए और वहां पे उन्होंने जाके एग्जीक्यूटिव कोर्स जो है वो अटेंड किया एंड वेरी नाइस, वेरी गुड, नो डाउट इन दैट. ओके, और जी फुटबॉल के हवाले से जरा बात करते हैं. करीम बेंजीमा की बड़ी खबर थी ओवर द वीकेंड. करीम बेंजीमा प्लेड हिज लास्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड. एक बहुत तवील करियर बेंजीमा का और बहैसियत एक क्लब लेजेंड जो है वो उन्होंने अपने आप को इस क्लब से जो है वो राहें जुदा कर ली हैं अब. और अपने आखिरी गेम में ही मैनेज टू स्कोर ए गोल एज वेल. आप ये जानते हैं कि काफ़ी सॉलिड खबरें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में हैं कि करीम बेंजीमा विल बी ज्वाइनिंग अ सऊदी क्लब. और सऊदी क्लब के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे अल हिलाल के बारे में मेरे ख्याल से बात की जा रही है कि वहाँ से करीम बेंजीमा खेलेंगे. आई मीन जिसे कहते हैं कि लियोनेल मेसी के हवाले से भी ये बात आई है कि उन्होंने बाकायदा पारी सैं-जर्मैन छोड़ने की जो है वो तस्दीक कर दी है. और वी ऑलवेज न्यू दैट मेसी का जो एक अब देखें ये पेरिस सैं-जर्मैन और ये जो इस तरह के क्लब है, मैनचेस्टर सिटी फॉर दैट मैटर, ये आपको पता है कि खिलाड़ी आमतौर से यहाँ पे क्यों खेलने आ रहे होते हैं और क्या होता है सिलसिला. या लेगेसीज इन क्लब की अब डेवलप हो रही हैं. वो जो अब आप बाकी क्लब्स के साथ कंपेयर करें, आई रियली डोंट वांट टू जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई इस बात को बहुत हैमर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वी ऑल न्यू व्हाई ही वेंट टू PSG. मेसी, ही वाज एन एब्सोल्यूट लेजेंड देयर एट बार्सिलोना. और अब जो है वो ज़ाहिर है, अब नाउ दैट वी नो दैट ही इज इन द वेरी फाइनल स्ट्रेच ऑफ हिज करियर, तो अब नाउ ही हैज डिसाइडेड कि जी वो सऊदी अरेबिया में जाके, ये अभी डिसाइड तो नहीं किया लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं दैट अगले जो सऊदी सीजन होने वाला है
इसमें करीम बेंजीमा और मेसी दोनों जो है वो वहाँ पे एक्शन में नजर आएंगे. सो दैट वुड बी प्रीटी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. चलें जी, अभी हम बढ़े इश्तिहारात की जानिब. एंड या वेरी नाइस टू सी इश्तिहारात जो हैं दे आर बैक विद द बैंग एंड या व्हाई नॉट गुड. ले चलते हैं ब्रेक की जानिब, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:23 हो चुके हैं. जल्दी से लेट मी कैच अप ऑन द मैसेजेस जो कि आप लोगों ने सुबह में भेजे थे. We have got शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू. सॉ द पिक्स ऑफ विंटरलैंड मीटअप इन कराची एंड ऑल बड़े बच्चे वर एंजॉयिंग वेरी वेल. बड़े बच्चे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ. छोटे बच्चे तो फिर भी थोड़ा सर्दी से कपा रहे थे. सुमैना कहती हैं आई वांट टू थैंक यू फॉर द विंटरलैंड ट्रिप. वी रियली एंजॉयड द सैटरडे. किड्स हैप्पी टू मीट यू फाइनली. या इट वाज सो नाइस मीटिंग यू एंड योर फैमिली, योर हस्बैंड. सुमैरा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन. अरे वाह जी, हमारे मिस्टर अदील खान साहब ने तस्वीर भी भेजी है. थैंक्स अदील भाई फॉर अरेंजिंग एन ऑसम इवेंट. किड्स एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच इवेंट्स. ऑलराइट, दैट इज ग्रेट. नवीद बेग साहब, हु इज द कैप्टन ऑफ द सनराइजर्स 11, हमारी क्रिकेट टीम के, कहते हैं अदील भाई, हियर इज यस्टरडे स्कोर कार्ड. वी लॉस्ट द गेम. यू नो व्हाई वी लॉस्ट द गेम? बिकॉज दानिश डिड नॉट स्कोर अ 50. बाकियों से तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन दानिश जब रन नहीं कर रहा, we are not winning the game, man. Seriously. He is the Virat Kohli. He is becoming the Virat Kohli of the team. 151 रन बनाए. अबे हाँ यार, कल मुझे किसी ने स्कोर कार्ड पे ये तवज्जो दिलाई, कल 34 वाइड बॉल्स हुई हैं. यानी जिस टीम को मुखालिफ टीम थी उसने 34 वाइड बॉल्स कराई हैं यार. यार ये कोई पैसे खाकर आए थे, क्या सीन था समझ में नहीं आ रहा मुझे. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. कलीम जाफरी साहब कहते हैं महनाज का कोई गाना आप कहते हैं प्ले करें. हाँ बिल्कुल करना चाहिए हमें महनाज का गाना. अच्छा जी, सियालकोट इज हॉट बाय द वे. रमजान गोंदल कहते हैं कि सियालकोट में गर्मी है. सियालकोट में गर्मी है. अच्छा जी, नुमान खालिद कहते हैं वन ऑफ नदीम अफजल चंद्स ब्रदर वाज विद पीटीआई. नदीम वाज द ओनली वन हु पार्टेड वे विद पीटीआई. तब मैं समझ में आई ये बात, बिकॉज आज अखबार में आया हुआ है कि भाई दो बुजुर्ग शख्सियात को जो है वो पुलिस ने कल उठाया और फिर उनको बाद में रिहा कर दिया, जिसमें मियां अजहर, आप जानते हैं 90s की पॉलिटिक्स का एक बड़ा अहम नाम हुआ करता रहा, उनके साहबजादे हमाद अजहर हैं. और इसके अलावा नदीम अफजल चंद के जो वालिद साहब हैं उनको भी कल पुलिस ने उठाया, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया. तो मैं तो कहता जी वो तो चंद साहब तो पिछले साल ही 1.5-2 साल पहले ही वापस पीपीपी चले गए. तो उनके भाई जो हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से बहरहाल था, लेकिन सुना उन्होंने भी शायद पीटीआई छोड़ दी थी या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी एहतियातन उनके अब्बू को उठा लिया. आगे बढ़ते हैं. महनाज नवीद कहती हैं yes my trip was good to be very honest. outside of Pakistan a person become victim of feeling of inferiority and this feeling starts from the airport of another country. We are far behind the rest of the world. Yeah, we are far behind the rest of the world and there is no chance of even catching up. All right ji. Zishan Beg कहते हैं World Environment Day has been celebrated annually every 5th of June since 1973. It is led by the United Nations Environment Program and has been the largest global platform for environment public outreach. World Environment Day 2023's theme focuses on solution to plastic pollution. Wow, well, that's a very important topic. Theme encourages all individual, government and businesses to adopt environment-friendly habits and raise awareness for the healthier planet. I'm pretty sure कि जब ये पॉलीमर, ये प्लास्टिक जब डेवलप हुआ था और इन्वेंट हुआ था, तो इट वाज अ वेरी, एक बहुत ज़बरदस्त ये एक दरियाफ्त थी, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी एक. लेकिन who would have thought that plastic would become one of the biggest pollutant. और आपको पता है कि प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होता. It takes hundreds and hundreds of years to get dissolved and all. जैसे आप कहते हैं कि decompose होना होता है, तो decompose नहीं होता. It stays in its form. और it is littering our oceans. मछलियाँ खा रही हैं, मछलियों के पेट से आप देखते हैं पॉलीथीन बैग निकल रहे होते हैं, सेलोफीन पेपर्स जो है वो निकल रहे होते हैं. और आपको पता है there is a huge trash island in the world which is traveling in the world oceans and all and it is full of all these papers and all. शहरों की लाइंस वगैरह चोक कर देते हैं ये सीवरेज लाइंस एंड ऑल. ये जो पेपर बैग्स होते हैं, कितनी कोशिश, सॉरी पेपर नहीं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, कितनी कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान में कि इनको बैन किया जाए. इस्लामाबाद में मुझे नहीं पता कि वो बैन अभी तक है या नहीं. बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ये काम किया गया है. बट पॉलीमर्स हैज प्रूव टू बी अ वेरी डेंजरस थिंग विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. और ये इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो है ये थीम है. या बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में आ रहा था मेरे, लेकिन जहन से निकल गया. यही प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से माइक्रो प्लास्टिक्स. वाओ, आई मीन यू नो अबाउट दोस लिटिल टाइनी पार्टिकल्स
जो आप बहुत सारे अक्सर पानी की बोतल से पी रहे होते हैं या बहुत जो बॉटल वाटर दे रहे होते हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स में चीजें डाल के हम पी रहे होते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स एज वेल व्हिच आर वेरी डेंजरस एंड एवरीथिंग इज डेंजरस नाउ यार. कैसे अपने आप को बचाएं इन चीजों से यार. अच्छा जी, मिस्टर आसिम भट्ट कहते हैं, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स माय थर्ड मंथ आई क्विट स्मोकिंग, 17 years of smoking and I started at the age of 20. वाह माशाल्लाह, जबरदस्त. आसिम भट्ट, stay put brother, resolute, stay like that. और सिगरेट स्मोकिंग को शिकस्त दो, तबाह कर दो, इस कॉन्सेप्ट को निकाल दो अपनी जिंदगी से, इस सफे को फाड़ दो, एंड ये सफे को. जीशान आबदी कहते हैं, मैसिव ट्रैफिक जैम एट नीपा टुवर्ड्स हसन स्क्वायर ड्यू टू नई नवेली, खस्ता हाल ट्रैफिक डाइवर्जन एंड खराब टैंकर. ओहो, अच्छा भाई. सो अगर आप नीपा से हसन स्क्वायर जा रहे हैं तो फिर टेक द डाइवर्जन ले लें और कोई और रास्ता इख्तियार करें नीपा से हसन स्क्वायर. तो भाई अपने गूगल मैप निकालें और चेक करें स्पेसिफिकली विच पॉइंट. ये आपको पता है कि यूनिवर्सिटी रोड पे ये जो रेड लाइन बन रही है, रेंगते हुए बन रही है, इसकी वजह से चंद जगहों पे बॉटल नेक्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं और वो काफी वहशी किस्म के बॉटल नेक्स हैं और काफी तंग करके रखा हुआ है वहाँ पे लोगों को. सो बराए मेहरबानी अपना जरा आप चीजें जो है वो प्लान करके चलें. Alright, 41 past 8 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. वेल, थोड़ी सी जरा यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं. और रशिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि यूक्रेन ने कल एक जोरदार डॉनबास रीजन में, यानी वो रीजन जिसपे आप जानते हैं कि रूस का काफी हद तक कब्जा है, उस रीजन में यूक्रेन ने एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड मुख्तलिफ महाज खोल के वहां पर हमला किया. लेकिन रूस जो है वो इनके इस हमले को जो है वो थ्वार्ट करने में, यानी उसको जो है वो पसपा करने में कामयाब हो गया है. इवन दो अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन कीव, यानी इसका मतलब कीव जो कैपिटल यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा हो कि हाँ हमने ये हमला किया तो और पसपा हो गया. लेकिन अगर वाकई ये एक बड़ा, अगर हम रूस की बात को मान लेते हैं यहाँ पे, शायद आपको पता है कि वॉर की रिपोर्टिंग जो है यू ऑलवेज हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन अगर हम इस बात को मान भी लें तो हमारे प्रोग्राम में आप सुन रहे होंगे दैट द वेस्टर्न मीडिया इज वेटिंग फॉर a much awaited spring offensive from the Ukraine. बल्कि अब तो स्प्रिंग खत्म हो के समर्स में आ गए हैं मामलात, और उनका ये ख्याल था कि एक बड़ा जोरदार जवाबी वार जो है यूक्रेन वो अब करने वाला है रूस के ऊपर, और जो कि रूस को जो है काफी डिस्टर्ब और काफी परेशान कर सकता है. लेकिन ऐसा अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं है. रूस का ये दावा है कि उसने तकरीबन 250 यूक्रेनियन फौजियों को जो है वो इस हमले में वो कत्ल कर दिया है, वो मारे गए हैं. और जिसे कहते हैं कि जो 2 टैंक बटालियंस और 6 मैकेनाइज्ड बटालियंस के साथ जो है वो उन्होंने हमला किया है ना, और फलाना है. बट बहरहाल आई मीन मैं सुबह बीबीसी पे ये खबर सुन रहा था, मैंने बीबीसी पे पहली खबर सुनी ना, तो आप ना उनके रिपोर्टर की टोन में एक अफसोस देख सकते हैं. देखिए, वॉर इज अ बैड थिंग, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जो यूक्रेनियन वॉर की कवरेज जो है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, वो बहुत ही बायस्ड किस्म की कवरेज जो है वो है, नेचुरली फॉर सम वेरी ऑब्वियस रीजन. लेकिन मैं सुन सकता था, आई कुड फील कि जो बीबीसी के नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन से, उनकी एक टोन में जो है वो एक अफसोस वाला जो है वो एलिमेंट था. बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि इतनी मोहब्बत से, चाहतों से पाल रहे हैं वो यूक्रेन को, और यूक्रेन फिर भी अगर रूस को, इवन दो वो कहते ही हैं कि जी हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कई हजारों लाखों रूसी फौजी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है अगर कोई सही नुकसान रूस को, किसी कहना चाहिए कोई टेरिटरी कैप्चर कर ली रूस की, या यूक्रेन की अपनी टेरिटरी वापस ले ली, ऐसा अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं है. ऑलराइट जी, बाकी क्या सीन है आगे. अभी हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, बिकॉज आज आप नोट कर रहे होंगे कि ब्रेक जो है वो काफी सॉलिड ब्रेक्स हैं. और लेकिन वापस आके हम बात करेंगे ओपेक के हवाले से. राइट, ओपेक की हम बात करेंगे. एंड सऊदी अरेबिया ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की है. So what is going on in the world oil market right now? तो इस पे जरा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि you have got the context, because जो हो रहा है जाहिर है वो हम जैसे गरीबा के लिए तो वो अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि हम कोई ज्यादा खुश होना, हमारी खुशियों में जो है वो दखलंदाजी कर रहा है. कैसे कर रहा है
ज़ाहिर है आप जानते हैं सऊदी अरब की बहुत इंपॉर्टेंट से है, बहुत अहम से है, लेकिन फिर भी चलें जी, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के. अभी जो है हम बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. अबे यार ये मैं अभी बस ये बंद ही कर रहा था, अचानक ये खबर मेरे सामने आ गई रोजनामा एक्सप्रेस में. उसमें लिखा हुआ क्या है, मशहूर कॉमेडियन वली शेख, हाँ वली शेख मशहूर कॉमेडियन हैं, उनको मवेशी मंडी के करीब डाकुओं ने लूट लिया. आपको पता है कराची में मवेशी मंडी की लोकेशन जो है वो स्कीम 33 से मूव करके अब गडाब की तरफ जो है वो चली गई है. और हुआ ये कि जी वो अपने दो, उनका ही कहना, ये वली शेख ने बताया कि नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी के करीब से गुजर रहे थे जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया. उन्होंने बताया कि डाकुओं ने 85,000 रुपए नकदी, घड़ी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया. अच्छा, ये खबरें बहुत ज्यादा कराची में आ रही हैं जब से ये लोकेशन जो है उसकी बदली. आई मीन स्कीम 33 वाली मंडी जो कि ऑलमोस्ट अब शहर के मिड में ही आ गई है, मिड तो नहीं मतलब शहर की पूरी बाउंड्री में आ गई है. वहां पे इतने मसाइल होते थे, अब उन्होंने शहर से बाहर ले जाके उसको नॉर्दर्न बाईपास पे वो ले गए हैं. तो जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं. इसलिए गाइज, आई मीन आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी केयरफुल. अब इसमें केयरफुल कैसे होना है मुझे नहीं पता. कितना अच्छा ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड्स पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ये सब सिलसिला हो रहा होता, हम QR कोड के थ्रू बकरा और गाय खरीद के आ रहे होते हैं, लेकिन ना मेरे भाई ना. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू नहीं किया, जल्दी से अब बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ऑयल प्राइसेस राइट नाउ. अच्छा जी देखिए, ऑयल प्राइसेस जो होती हैं, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होती हैं, इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट लिंक होता है, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रब्त होता है दुनिया की जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो नंबर होता है. अच्छा, जब ख्याल ये होगा कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में स्लो डाउन होने वाली है, तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो नीचे चली जाती हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये होती है दैट द डिमांड इज गोइंग टू गो डाउन. और सिमिलरली जब रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमीज तेजी से ग्रो कर रही होती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन यही होती है दैट the prices, the demand is going to go up and hence the more supply is needed, the prices start going up and all. So इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है दैट दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस वक्त एक रिसेशन इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिसेशन लाने की कोशिश की जा रही है. एक तो एक होता है ना कि आप रिसेशन से बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जानबूझ के एक रिसेशन इंड्यूस कर रहे हैं दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज, बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. इन्फ्लेशन अभी भी मुकम्मल तौर से कंट्रोल में नहीं आ रहा. अभी वीकेंड पे अमेरिका की जॉब के नंबर्स आए थे और एक्सपेक्टेशन थी कि अमेरिका वुड क्रिएट 1,80,000 न्यू जॉब्स इन द मंथ ऑफ मे. दे क्रिएटेड 350,000 न्यू जॉब्स. दैट मींस द अमेरिकन इकोनॉमी इतने बड़े हुए इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद स्टिल वेरी रोबस्ट, एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द फेडरल रिजर्व. जो बाइडेन साहब के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू राइट नाउ, कि वो जो ख्याल था कि शायद अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने में कमी आ जाएगी या रुक जाएगा वो सिलसिला, वो एक बार फिर से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. तो अब क्या सीन होने वाला है, अब ये सीन हो रहा है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट को कम करने के लिए, इसका रिफ्लेक्शन एक ऑयल प्राइसेस पे भी नजर आ रहा है. और ऑयल प्राइसेस जो है वो दुनिया भर में कम होती जा रही हैं. दिस इज इसके बावजूद कि हाल ही में जो ओपेक कंट्रीज हैं, स्पेशली लेड बाय सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपनी प्राइसेस में काफी जबरदस्त कमी की है. अब क्या हुआ है, ओवर द वीकेंड ओपेक का एक और इजलास हुआ वियना में, आपको पता है ये बैठते हैं, बल्कि ओपेक प्लस का इजलास हुआ बिकॉज उसमें रूस भी जो है वो शामिल होता है. और उन्होंने डिसाइड ये किया है दैट सऊदी अरेबिया का ये कहना है दैट इट वुड कट 1 million barrels per day in July, and OPEC said that the target would drop further by 1.4 million barrels per day in 2024. यानी क्या कर रहे हैं वो, अपनी प्राइस को स्टेबलाइज रखने के लिए, बिकॉज इस वक्त अगर ओपेक अपनी सप्लाई का इंटरवीन ना करे, ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन रियली लो. दुनिया भर में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं अपने पिछले साल के पीक के मुकाबले में अब तकरीबन आधी प्राइसेस, बल्कि आधी से भी कम प्राइसेस. अगर हम इनफैक्ट अगर हम LNG और गैस वगैरह के हवाले से बात करें, द प्राइसेस आर नाउ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे वर एट देयर पीक. अब हमारी ये बदकिस्मती, इसका हम रोना नहीं रो रहे अभी फिलहाल कि फिर हमारे लिए कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों में जो है ये बेनिफिट और ये एडवांटेज लोगों को पास ऑन होना शुरू हो गया है. हमारे यहाँ भी अभी पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्राइसेस. बहरहाल तो हुआ ये है कि जी जो ब्रेंट क्रूड है, इट वेंट, कल जब ये ओपेक की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है तो ब्रेंट क्रूड वेड अप बाय
2.4% तकरीबन, लेकिन उसके बाद फिर सेटल डाउन हुआ $77 पर बैरल. और आपको पता है कि अभी जो ब्रेंट, तो ये नॉर्थ सी ब्रेंट, ये तो यूरोप में ट्रेंड या यूके में ट्रेड हो रहा होता है. बट जो WTI जो कि अमेरिकन मार्केट में जनरली जिसको बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है, उसकी प्राइस में भी जो है वो अभी रिसेंटली आई थिंक वो $60-65 के आसपास जो है, $65-67 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था. और ओपेक के इस अनाउंसमेंट के बाद जो है वो उसकी जो प्राइसेस में कमी आई है वो इट हैज इंक्रीज, इट इज एट 72.55. लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि आखिर कब तक ओपेक जो है वो अपनी सप्लाईज को डिस्टरप्ट करता है, अपनी सप्लाई को कम से कम करता रहेगा इन ऑर्डर टू काउंटर द डिक्रीज इन द डिमांड, यानी वो डिमांड में जो कमी आ रही है उसको मैनेज करने के लिए. well let's see what happens in that area. लेकिन खैर चलें जी, और क्या सीन है यार. फुटबॉल की हमने बात की, एक बहुत बड़ी खबर हम मिस कर गए यार, और वो ये है कि ज़लाटान इब्राहिमोविच ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल एट द एज ऑफ 41. अच्छा, लॉट ऑफ पीपल जो लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नहीं रखते तो उनको तो चले रहने जब उनकी क्या बात करूं, लेकिन जो लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, of course they know about Zlatan Ibrahimovic. और Ibrahimovic he was an immigrant whose family settled in Sweden. स्वीडन से फुटबॉल खेला, एक बहुत ही वियर्ड से एटीट्यूड वाला ये प्लेयर था, और मे बी इट वॉज अबाउट द वे ही ग्रू अप एंड ऑल, बट बहुत सारे क्लब से खेला, बहुत गोल्स इसने स्कोर किए, एंड ही प्लेड फॉर कहते हैं कि पेरिस सेंट जर्मैन से खेला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी याद रहे जी, AC मिलान और इंटर मिलान दोनों से जो है वो खेल चुका है ये बंदा. तो डिफरेंट लीग्स में जो है ये बंदा खेला है, और सैन सीरो स्टेडियम में इन्होंने जो है वो अपना आखिरी गेम खेला, एंड ही हैज वॉन 34 ट्रॉफीज इंक्लूडिंग 14 लीग टाइटल्स, एंड ही वाज नॉमिनेटेड फॉर बallon d'or, द गोल्डन बॉल अवार्ड, दुनिया के टॉप प्लेयर्स का जो अवार्ड होता है उसमें ही वाज नॉमिनेटेड 11 times. ऑलराइट, तो बिग प्लेयर, आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू कम आउट ऑफ एंड प्ले फ्रॉम स्वीडन. Zlatan Ibrahimovic is retired from international football at the age 41. Amazing guys, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. Wishing you all a wonderful day and week ahead. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.